हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंध, जो कि रीट साइंस लेवल 2 जो है उसके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसमें सहसंयोजक बंध है या किसमें उप सहसंयोजक बंध उपस्थित है। तो देखते हैं सबसे पहले रासायनिक बंध होता क्या है। ठीक है, रासायनिक बंध क्या होता है? दो परमाणु होते हैं। मान लीजिए दो परमाणु हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि बंध क्यों बनता है और कैसे बनता है। तो दो परमाणु हैं, ये पहला परमाणु और ये दूसरे परमाणु का नाभिक। ठीक है, और ये इनका बाह्यतम कोश और इनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। देखो बंध कैसे बनता है उसके बारे में अपन देख रहे हैं। ये सबसे पहले दोनों परमाणु मुक्त अवस्था में है, फ्री स्टेट में है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग अवस्था में है, आपस में अभी इनके बीच में कोई तरह का बंध नहीं बना है। अब होता क्या है कि एक परमाणु का जो नाभिक है वो दूसरे परमाणु के नाभिक को प्रतिकर्षित करता है ना। रिपल्शन होता है, अपन जानते हैं। प्लस प्लस के बीच में क्या होता है? प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है ना। और जो एक नाभिक है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, यानी कि आकर्षित करता है। क्योंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण होगा। मतलब एक परमाणु का नाभिक दूसरे के नाभिक को तो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। ठीक इसी तरह से दूसरा परमाणु भी पहले वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। इस तरह से परमाणु में दो प्रकार के तो इस तरह से परमाणु में दो प्रकार के बल, आकर्षित और आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन, दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, बल लगेंगे। अगर आकर्षण बल का जो मान है ना, जो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, अगर वो आकर्षण अट्रैक्शन उनके रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण की तुलना में अगर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, अगर ये अट्रैक्शन ज्यादा हो और रिपल्शन कम हो, तब किसका निर्माण होता है? तब दोनों परमाणुओं के बीच में बंध का निर्माण होता है ना। और अगर प्रतिकर्षण प्रभावी हुआ, रिपल्शन प्रभावी हुआ और आकर्षण जो है वो दुर्बल हो रहा है, तो परमाणुओं के बीच में बंध का निर्माण नहीं होता है। तो रासायनिक बंध कब बनता है? हम यूं कह सकते हैं एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू कि दो परमाणुओं के बीच में, ठीक है, दो परमाणुओं के बीच में उपस्थित आकर्षण को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। तो रासायनिक बंध की एक परिभाषा हो गई, दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य आकर्षण, अट्रैक्शन, दो परमाणुओं के मध्य आकर्षण को रासायनिक बंध कहते हैं। दो परमाणुओं के मध्य आकर्षण को रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक बंध की एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब ये रासायनिक बंध कितने प्रकार का होता है और ये बनता क्यों है ना, उसके बारे में तो ध्यान रखना कि रासायनिक बंध जो है वो दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। और यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इनमें से कौन सा दुर्बल रासायनिक बंध है? तो बॉन्ड दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक, यानी कि प्रबल रासायनिक बंध और दूसरा कहलाता है दुर्बल रासायनिक बंध। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स या स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है। तो प्रबल कौन कौन से होते हैं? तो आप ध्यान रखना, ये चार प्रबल जो है आकर्षण बल होते हैं या प्रबल जो है रासायनिक बंध होते हैं। सबसे पहला उसमें आता है आयनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध, ये प्रबलतम बंध होता है। दूसरा कहलाता है सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। ठीक है, तीसरा कहलाता है उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा बंध कहलाता है धात्विक बंध, मेटेलिक अट्रैक्शन, धात्विक आकर्षण या धात्विक बंध। ठीक है, ये जो चार बल है ये तो होते हैं परमाणु में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, प्रबल आकर्षण बल। जबकि दो ऐसे होते हैं जो दुर्बल होते हैं, जिन्हें हम दुर्बल बंध कहते हैं। उनमें से एक है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध, और दूसरा कहलाता है वॉन्डरवॉल आकर्षण बल, वॉन्डरवॉल आकर्षण बल। ठीक है, तो ये
कुल मिला के 6 प्रकार के आकर्षण बल होते हैं, जिनमें से 4 आकर्षण प्रभावी या प्रबल और 2 आकर्षण दुर्बल होते हैं, हाइड्रोजन एंड वैन डर वाल अट्रैक्शन। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही पूछ सकते हैं कि कौन सा सबसे दुर्बल आकर्षण बल है। तो सबसे दुर्बल आकर्षण बल कौन सा होता है? वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। तो वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स सबसे ही वीक जो है दुर्बल अट्रैक्शन फोर्स होता है वैन डर वाल आकर्षण बल। क्लियर? इन पांचों 6 के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं और किन किन में होते हैं। अब आते हैं अपन, जो बंध का निर्माण होता है वो तो हमें पता चल गया कि आकर्षण की वजह से होता है, लेकिन अब बात ये आती है कि आकर्षण होता ही क्यों है ना? क्यों दो परमाणु आपस में अट्रैक्ट करके बंध का निर्माण करते हैं? तो उसको समझाने के लिए लुईस ने एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं लुईस का अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। अब देखना ऑक्टेट रूल से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है, अष्टक नियम किसने दिया? तो अष्टक नियम दिया गया था लुईस और कॉसेल द्वारा, लुईस एंड कॉसेल। तो लुईस और कॉसेल ने सबसे पहले अष्टक नियम दिया। ठीक है, यह नियम लुईस और कॉसेल ने दिया, लेकिन ज्यादातर बोलते वक्त हम लुईस का अष्टक नियम ही बोलते हैं। ठीक है, लुईस ऑक्टेट रूल। दूसरी इंपोर्टेंट बात की होता क्या है, तो लुईस ने क्या बताया? लुईस ने बताया कि जैसे अक्रिय गैसें हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, इनमें से अगर आप हीलियम को छोड़ दें तो हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उनके सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल का मतलब है बाह्यतम कोश। सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ हीलियम को छोड़कर, और इसी 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सारी अक्रिय गैस क्या होती है? स्थायी होती है, और स्थायी होती है, किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अक्रिय, इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो लुईस ने ये आइडिया लगाया कि भाई जिस तरह से अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये निष्क्रिय या अक्रिय होती है, ठीक इसी तरह के 8 इलेक्ट्रॉन करना हर परमाणु चाहता है, और जो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है वही रासायनिक बंध बनाता है ना? तो लुईस ने अपने अष्टक नियम में क्या कहा? इसने कहा कि जिस प्रकार अक्रिय गैस, ठीक है ना, जिस प्रकार अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में, अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक इसी प्रकार अन्य तत्वों के परमाणु है ना, जिनमें 8 नहीं होते हैं, अन्य तत्वों के परमाणु भी क्या चाहते हैं? परमाणु भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, और इसी 8 इलेक्ट्रॉन रखने की ख्वाहिश के कारण ये क्या करते हैं? रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, और इसीलिए ये, ठीक है, या तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है ना, या तो ये क्या करते हैं? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, जिसे हम आयनिक बंध कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, स्थानांतरण से एक जना इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, तो उसे हम कहेंगे आयनिक बंध। ठीक है, या क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो सकती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप यानी साझेदारी हो सकती है। और जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे 2 परमाणु, तो जो बंध बनेगा उसे हम कहेंगे सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। ठीक है, या फिर यह भी हो सकता है कि एक ही परमाणु बंध के लिए आवश्यक दोनों इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो एक ही परमाणु पूरी कर दे, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है? दान, इलेक्ट्रॉन का दान यानी उपसहसंयोजक बंध। तो इस तरह से सहसंयोजक, उपसहसंयोजक और आयनिक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, बंध का निर्माण होता है। तो बंध का निर्माण क्यों होता है? कारण क्या है? बंध का निर्माण होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रखना, और यही कहलाता है लुईस का अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल ऑफ लुईस।
क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अक्रिय गैसें अक्रिय होती हैं 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये भी अपने भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग या इलेक्ट्रॉन का दान, डोनेशन करते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं और बंध का निर्माण करते हैं। इसे हम लुईस का अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, इस लुईस के ऑक्टेट रूल को हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं। तो देखिए लुईस के अनुसार किस तरह से बंध का निर्माण होता है। जैसे ये है Na सोडियम और ये है क्लोरीन Cl। Na और Cl, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। ठीक है ना, 281 287, सोडियम 11 और क्लोरीन 17 नंबर पे आता है तो 287। अब देखो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर वो निकल जाए तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को जो है स्थानांतरित करेगा और Cl के साथ एक स्थानांतरित करेगा, तो दोनों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस तरह से जो बंध बनेगा उस बंध को हम कहेंगे आयनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड। जैसे देखते हैं Cl और Cl, ये दो Cl है ना। पहले वाले Cl के पास 287 और दूसरे वाले Cl के पास भी 287, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए देगा। जब दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए देंगे तो दोनों के अंदर ही 8-8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों में काउंट होते हैं, तो दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से शेयरिंग के द्वारा, है ना, साझेदारी के द्वारा बंध का निर्माण हुआ, पार्टनरशिप से बंध का निर्माण हुआ, तो ये कहलाएगा सह संयोजक बंध। ये लुईस बताता है कि इस तरह से बंध का निर्माण होता है, सह संयोजक बंध बन गया अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, पार्टनरशिप होगी। या फिर ये भी हो सकता है जैसे ये है O2 और ये है O। ठीक है, अब O के पास हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 जो है 26, ऑक्सीजन के पास होते हैं 26, 8 नंबर पे आता है तो 26, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है 26। क्लियर। और ये जो O2 है इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर, है ना, इसका अष्टक पूरा है और इसके पास लोन पेयर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन को दान कर देगा। दान करने का मतलब ये नहीं है कि इससे निकल के 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन इसके पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। दान करने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए गए हैं, लेकिन अभी भी काउंट होंगे तो वो इसी के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे और इसके अंदर भी वो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो ये तो हो गया दाता परमाणु और ये हो गया ग्रही परमाणु। जब इलेक्ट्रॉन युग्म का इस तरह से डोनेशन होगा, दान होगा, तो जो बंध बनेगा उसे हम कहते हैं उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजक बंध। और इसी तरह से ओजोन का निर्माण होता है O3 का। क्लियर। तो ये लुईस के अनुसार बंध का निर्माण 3 जो है अलग अलग स्थितियों के द्वारा हो सकता है। अब अपन बात करते हैं कि लुईस का जो अष्टक नियम है उसके अपवाद क्या है। यहां से एग्जाम में आपको सवाल पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है लुईस के अष्टक नियम की पालना नहीं करता है। तो लुईस अष्टक नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस, बड़ा आसान है, आप सिंपल वे में याद रखना। मैं जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं उनको लर्न कर लेना कि ये एग्जाम्पल लुईस अष्टक नियम के अपवाद है। अपवाद का मतलब समझो पहले तो क्या है। अपवाद का मतलब ऐसे अणु या ऐसे यौगिक भी हैं जिनका अष्टक पूरा नहीं है, है ना, या अष्टक में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो गए हैं, फिर भी वो अणु पृथ्वी पर मौजूद हैं और वो स्थायी हैं और वो रहते हैं, है ना। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके रीट के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। जो भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होगा वो अष्टक नियम का अपवाद होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक का मतलब है जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा अष्टक नियम का अपवाद है। तो देखो कुछ एग्जाम्पल हैं, BeF2,
है ना, बेरिलियम फ्लोराइड BeF2, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, या बोरॉन हाइड्राइड BH3, या एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, या गैलियम क्लोराइड GaCl3, ये सभी लुईस के अष्टक नियम के अपवाद है। मैं आपको बताता हूं कैसे अपवाद है। देखो, बेरिलियम के बाह्यतम कोश में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, फ्लोरीन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अभी भी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 ही हुए, जबकि होने चाहिए थे 8 लुईस के अकॉर्डिंग, है ना, लेकिन 4 ही हो पा रहे। जैसे बोरॉन है, बोरॉन के पास में बाह्यतम कोश में होते हैं 3, और 3 इलेक्ट्रॉन दिए किसने, फ्लोरीन ने। 3 फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया अपना, है ना, साझेदारी के लिए, तो 3 और 3 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने, 6 इलेक्ट्रॉन बन पा रहे हैं, जबकि होने चाहिए थे 8, तभी अणु बन सकता है लुईस के अनुसार, जबकि हो रहे हैं 6, लेकिन यह अणु बनता है। BH3 की कंडीशन भी सेम है, बोरॉन के 3 हाइड्रोजन से मिले तो 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए इसमें भी। एल्यूमिनियम के अंदर भी बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आए, इसके बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है ना। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो ऊपर का वर्ग नंबर है, वर्ग संख्या, वही बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, सिंपल वे में। वर्ग संख्या जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम तीनों ही थर्ड ग्रुप में आते हैं, तीसरे वर्ग में आते हैं, तो तीनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 क्लोरीन से आए तो अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाए। तो इस तरह से पहला पॉइंट हो गया कि ये सारे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक लुईस के अष्टक नियम के अपवाद होते हैं। दूसरा देखते हैं और कौन से अपवाद होते हैं। तो और अपवाद वो होते हैं जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो भी एक तरह का अपवाद ही हुआ, क्योंकि लुईस कहता है 8 वाला स्थायी होता है, 8 से ज्यादा वाला नहीं होता। तो लुईस के अष्टक नियम का दूसरा अपवाद है कि जिनके अंदर क्या होते हैं, रिक्त डी कक्षक, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं इसके आगे, डी रिक्त कक्षक, ठीक है, जिनमें रिक्त डी कक्षक होते हैं, ऐसे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु में रिक्त डी कक्षक होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। आप यूं कह सकते हो जो पीरियोडिक टेबल है उसकी तीसरी जो आवर्त संख्या है, थर्ड आवर्त वाले जो तत्व होते हैं, वहां से डी स्टार्ट हो जाता है, डी ब्लॉक, है ना, वहां से डी वेकेंट डी स्टार्ट हो जाता है। डी ब्लॉक नहीं कहूंगा मैं, खाली रिक्त डी कक्षक उसमें आ जाते हैं 3D के। तो ऐसे अणुओं में क्या होता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, जैसे ये है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, या जैसे ये है SF6, या फिर ये है IF7, है ना, SF6, IF7, PCl5, इन तीनों को आप देखिए। सबसे पहले फॉस्फोरस जो है उसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने अभी आपको एक सिंपल तरीका ट्रिक बताई थी, वर्ग संख्या। फॉस्फोरस कौन से वर्ग में आता है, 5वें वर्ग में आता है, नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तो 5वें वर्ग में आता है। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन हुए। 5 इलेक्ट्रॉन और कहां से आए, क्लोरीन से आए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि लुईस के अकॉर्डिंग 8 होने चाहिए थे। तो ये भी अष्टक नियम का अपवाद है, ये एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने अष्टक का प्रसार कर रहे हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से किस अणु में अष्टक का प्रसार हो रहा है ना, ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है। जैसे SF6 सल्फर आता है ऑक्सीजन फैमिली, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर में भी कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 कहां से आए, फ्लोरीन से। 6 और 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 12, अष्टक नियम का अपवाद। ऐसे ही आयोडीन यानी हेलोजन आते हैं 7वें वर्ग में, तो इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे फ्लोरीन से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये भी अष्टक नियम का अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये 2 आप पॉइंट जरूर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन न्यून कौन सा है और कौन से में अष्टक का प्रसार हो रहा है ना, ऑक्टेट जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले बंध के निर्माण को लुईस ने समझाया कि कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध वगैरह कैसे बनते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयनिक और सहसंयोजक बंध और उनमें अंतर क्या है, किस तरह से उनका निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।